हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट हब। आज हम फिजिक्स के फिर से 50 नए एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। ये विगत एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, आप इन्हें ध्यान से लगाएं। ओके, और पूरे 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने सही हो पा रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा दोनों, ना तो बीटा ना ही अल्फा। अपना राइट आंसर जल्दी से चूज कर लिया करें आप। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें अल्फा एवं बीटा कण। अल्फा एवं बीटा कण दोनों एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत वाहक बल बराबर होता है किसके बराबर होता है विद्युत वाहक बल। ओके, विद्युत वाहक बल किसके बराबर, बल के, ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के या कार्य के, किसके बराबर होता है विद्युत वाहक बल। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है। ओके, फ्लेमिंग के नियम का, लेंज के नियम का, फैराडे के नियम का या किरचॉफ के नियम का। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा एक ऐसी है जिसके कारण वह उसी का विरोध करती है। तो ये कथन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा लेंज का नियम ये कहता है। ओके, लेंज का नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, तो फ्लेमिंग का ये कथन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, कूलाम प्रति न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत जो तीव्रता है उसका मात्रक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, शुष्क सेल की क्षमता विभव होती है, शुष्क सेल की जो क्षमता है वो कितनी होती है विभव में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.5 वोल्ट। ओके, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण प्रेरित धारा की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाली धारा की गति की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग हम क्यों करते हैं, राइट आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में चालक द्वारा ले जाने वाली धारा की गति की दिशा। ओके, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.5। सिल्वर ऑक्साइड सेल के विद्युत वाहक बल का मान होता है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाई जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, ऑप्शन है घट जाती है, बढ़ जाती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, या अपरिवर्तित रहती है। तो कुंडलियों में फेरों की जो संख्या है अगर उसको हम बढ़ा दें, तो यानी कि जो कुंडली है हमारी उसमें हम फेरों की संख्या बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर। ओके, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट उसमें हो जाएगा। ओके, अगर फेरों की संख्या हम बढ़ा देते हैं तो जो प्रबलता है चुंबकीय क्षेत्र की वो बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मागति का प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है वो कौन से कॉन्सेप्ट की जो है पुष्टि करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागति का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक, ऊष्मीय, विद्युत या चुंबकीय। घड़ी में चाबी भरने पर उसमें कौन सी ऊर्जा भंडारित हो जाती है। तो उसमें हो जाती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। आपने कौन सी ऊर्जा भर दी उसमें, यांत्रिक ऊर्जा उसमें भर दी। अगला क्वेश्चन है, हवा का वाष्प घनत्व होता है 1.0, 4.8, 9.4 या 14.4। तो हवा का जो वाष्प घनत्व है राइट आंसर आपका हो जाएगा 14.4। ओके, अगला है, परम ताप का वह
शुरुआती बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद हो जाती है? परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद हो जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए कौन कौन से ऑप्शन है, परम शून्य, मानक तापमान, शून्य बिंदु या इनमें से कोई नहीं। परम शून्य ताप, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? परम शून्य। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है? तो परम शून्य ताप ऐसा है जहाँ पर सभी आणविक गति बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, 0 डिग्री से सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? 4.2 जूल, 80 जूल, 336 जूल या 2268 जूल। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह पिघलने में कितना यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 336 जूल कार्य करना पड़ेगा। ओके, नाभिकीय क्रियाओं में अगला क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम, रेडियम, भारी जल या ड्यूटेरियम? तो नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, यथावत रहेगा या धातु पर निर्भर करेगा? यानी कि धातु के वृत्ताकार चकती में मध्य में एक छेद है, चकती को हम गर्म करते हैं तो क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो छिद्र है उसका वो फैल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण किया जाता है? जी हाँ, रेडिएटर में जो जल का हम उपयोग करते हैं वो उसका निम्न घनत्व, उच्च विशिष्ट घनत्व, निम्न क्वथनांक या आसानी से उपलब्धता, किस कारण से हम करते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्च विशिष्ट घनत्व के कारण हम जल का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है, अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल गैस को मिलाता है? कार्बोरेटर, चोक, क्रैंकशाफ्ट या सिलेंडर? अंतःदहन इंजन में कौन सा उपकरण हवा व पेट्रोल को मिलाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बोरेटर ये काम करता है। ओके, इंजन में कार्बोरेटर ये काम करता है। अगला है, लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है, 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम क्या होता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा 1 3 4 2, उनका जो क्रम होता है 1 3 4 और 2। ओके, अगला है, डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, स्पार्क से, ऑटोमेटिक स्टार्टर से, संपीड़न से या घर्षण से? तो डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है किससे? देखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा संपीड़न से, यानी कंप्रेसिंग करके उसको ज्वलन उत्पन्न किया जाता है। ओके, निम्न में से कौन सा कार्बोरेटर का कार्य है? यह इंजन को ठंडा रखता है, इंजन को नियंत्रित रखता है या एसी को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है? एसी मतलब प्रत्यावर्ती धारा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट। यह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है, क्या काम करता है कार्बोरेटर? तो कार्बोरेटर जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में 2 ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या आयनीकरण? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, जब भारी नाभिक जो टूटता है छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ओके, तो उसे हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। देखिए, नाभिकों का टूटना यानी कि विखंडन होना, जब छोटे छोटे नाभिकों से बड़ा नाभिक बनता है तो उसको नाभिकीय संलयन बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, लोहा या सिलिकॉन? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ओके, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है या प्रोटॉन है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो होता है राइट आंसर आपका हो जाएगा वो न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, न्यूट्रॉन ट्रिगर होते हैं। अगला है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? कोयला, हीलियम, भारी पानी या यूरेनियम 235? तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु किस ईंधन का उपयोग होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा
यूरेनियम 235 का उपयोग होता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। ओके, अगला है नाभिक का आकार होता है। नाभिक का आकार 10⁻10, 10⁻9, 10⁻5 या 10⁻15 मीटर, सभी मीटर में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10⁻15 जो है ये नाभिक का आकार होता है। ओके, यानी कि बहुत ही छोटा होता है। डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग में लाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, ओलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या मेलाइक अम्ल? डायनामाइट बनाने में तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग होता है डायनामाइट बनाने में। ओके, अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य होता है रिएक्टर शक्ति स्तर में परिवर्तन, न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना, रिएक्टर की विखंडन अभिक्रिया को के ताप को बाहर निकालना या सभी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या होता है? न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना। ओके, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था? मैक प्लांक, आइंस्टीन, न्यूटन या हर्ट्ज? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा आइंस्टीन। ये आइंस्टीन का समीकरण होता है E बराबर mc², यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ओके, अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? कैडमियम, जस्ता, यूरेनियम या सीसा? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला जो तत्व होता है वो होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम होता है जो न्यूट्रॉन को शोषित करता है। ओके, शोषण करता है उनका। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है विद्युत यंत्रों में बेकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह थर्मोप्लास्ट है। ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का कुचालक है, ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है या विद्युत का कुचालक है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह है विद्युत का कुचालक है। बेकलाइट जो है विद्युत का कुचालक है। ओके, जब दो प्रतिरोधों R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जो तुल्य ऊर्जा होती है, तुल्य जो प्रतिरोध होता है, माफी जाएंगे, तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ओके, यानी कि समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोधों को हम इस टाइप से जोड़ें, ओके, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स, फ्लिंट, क्वार्ट्ज या रेसा? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रेसा कांच का प्रयोग हम करते हैं। ओके, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता, बायल का नियम, गुरुत्वीय बल या पृष्ठीय तनाव? बॉल पेन जो होता है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। ओके, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक देखा था, जल की बूंदें जो है वो उनका आकार गोल क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ओके, जैसे मच्छर है वो पानी के ऊपर तैरते क्यों रहते हैं? नालियों में देखा होगा, तो गंदे पानी में वो तैरते हैं, उसका कारण भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। और बॉल पेन जो है वो भी इसी पृष्ठ तनाव के सरफेस टेंशन के ऊपर काम करता है। ओके, प्राकृतिक रबर को मजबूत और अधिक उछाल वाला बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? पॉलीथीन, स्पंज, सल्फर या क्लोरीन? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें सल्फर मिलाया जाता है। ओके, गंधक सल्फर मिलाया जाता है। अगला है चमगादड़ यानी बैट से रात में अवरोधों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आमाप का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन से संभव होता है? देखिए, चमगादड़ होती है, 4 ऑप्शन आपके। चमगादड़ों में से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे, दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे, चमगादड़ों से उत्सर्जित पराध्वनिक तरंगे या दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराध्वनि तरंगे? तो राइट आंसर आपका जो है वो हो जाएगा चमगादड़ों से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगों के द्वारा ये पता लगा लेते हैं। यानी कि ये तरंगे ऐसी होती है जैसे मानव का जो कान होता है, हमने पढ़ा था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। अब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हम सुन सकते हैं, लेकिन जो क्या होता है
चमगादड़ होती है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा तरंगों को सुन सकती है। ओके, तो चमगादड़ों से उत्सर्जित पराश्रवित तरंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में क्या होता है? देखिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, या निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, या निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। चार ऑप्शन आपके सामने। विद्युत फ्यूज होता है जिसमें हम सीसा और टिन का एक मिश्र धातु लगाते हैं, यानी कि जो घरों में फ्यूज होता है उसको उसमें क्या क्या अच्छा फ्यूज होता है, किस चीज़ का होता है? तो सीसा और टिन का होता है। ओके, अब उसमें क्या विशेषता होना चाहिए? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो निम्न होना चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित है? ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन, ध्वनि तरंगों का प्रकीर्णन, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन। ओके, देखा होगा डॉक्टर जो चेक करते हैं सीने वगैरह पे लगा करके, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किरणों के युग्मों में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का है? एक्स किरणें और कैथोड किरणें, गामा और एक्स, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। युग्मों में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का है? यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रकृति, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत कौन सी आती है किरणें? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बीटा किरणें और एक्स किरणें। ओके, सॉरी, गामा किरणें और एक्स किरणें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, जो कैथोड किरणें हैं या बीटा किरणें हैं ये नहीं होती है। अगला है, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर हो जाएगा 400 से 780 nm। ओके, इस परास में दिखती है। एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? जी हाँ, ये क्वेश्चन हम पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित था, वहाँ पे न्यूटन में दिया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। ओके, यानी कि 6 किलोग्राम। चंद्रमा पर अगर एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? देखिए, जो द्रव्यमान है वो 1/6 होता है आपका चंद्रमा पर। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 600 kg का भी है तो वहाँ पे वो 100 kg का हो जाता है। ये न्यूटन में हमने बात की थी, तो आपका राइट आंसर लगभग 1 kg होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जल डाला जाएगा? स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए केरोसिन, सरसों का तेल, नींबू रस या चीनी। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कौन सा? नींबू का रस। स्वच्छ जल में विद्युत धारा पारित करने के लिए हम उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग हम करते हैं, क्यों? अपचित चांदी को निकालने के लिए, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr कणों का चांदी में अपचयन करने के लिए, या अपघटित AgBr को यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फाइड संकुल के रूप में निकालने के लिए, या धात्विक सिल्वर को सिल्वर लवण में रूपांतरित करने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओके, सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह देखा गया है कि अंतरिक्ष उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री के मूत्र से भारी मात्रा में कैल्शियम निकल जाता है। इसका क्या कारण होता है? अति गुरुत्व यानी हाइपर ग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्व यानी माइक्रो ग्रेविटी, निर्जलित खाद्य टिकिया का सेवन, या ब्रह्मांड में निम्न ताप होना। किस कारण से ऐसा होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो माइक्रो ग्रेविटी है उसके कारण ऐसा होता है, सूक्ष्म गुरुत्व के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुस्त हो जाएगी, पृथ्वी के सामने समय देगी,
पृथ्वी के समान समय देगी, तेज हो जाएगी या कार्य करना बंद कर देगी। पेंडुलम घड़ी होती है, मान लो उसको दोलन करने वाली घड़ी बोल सकते हैं, को अगर पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जो घड़ी है वो सुस्त पड़ जाएगी। ओके, घड़ी यानी कि और धीरे धीरे चलने लगेगी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, या केवल वेग और आवृत्ति, या केवल तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, या केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य और वेग पर ही प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो तरंगदैर्घ्य और वेग पर ही प्रभाव पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, उसमें ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। यानी कि प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, अभिकेंद्री बल के समान होता है, सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन रहता है। तो राइट आंसर आपका है अभिकेंद्री बल के समान होता है। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि जो अभिकेंद्री बल है, जो पृथ्वी के आकर्षण बल है वो अभिकेंद्री बल के समान ही होता है, इसलिए ऐसा महसूस करता है। अगला क्वेश्चन हम लेंगे, पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण। आसंजक बल का प्रभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल जाने के संकेत, आपस में नहीं मिल सकते, तेल की अपेक्षा जल का हल्का होना। तो पानी की बूंदों का तेली पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण होता है आसंजक बल, वो चिपक जाता है उसको बोलते हैं सासंजक बल। ओके, अगला क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। यानी कि जो चाय बनाने वाली जो होती है पतीलियाँ उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगाते हैं। ओके, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का शॉक नहीं लगता, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। ओके, अगला है, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है। ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में लाती है उसे हम क्या बोलते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ओके, आज हमने टोटल फिजिक्स के 300 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। 300 MCQ हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, ये हमारे टोटल 6 वीडियो कंप्लीट हो गए हैं आज। अगर आपने अभी तक के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इसके MCQs के, तो स्टार्टिंग से आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देखें। पूरे के पूरे 6 वीडियो में हमने 50-50 करके 300 MCQs कंप्लीट करवाए हैं। ओके, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।